हेलो गाइस, वी वर डिस्कसिंग दी ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा, अब आता है पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डॉट कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट कन्वेंशन क्या कहती है कि देखें, ये आपके पास प्राइमरी बाइंडिंग है और ये आपके पास सेकेंडरी बाइंडिंग है। डॉट पे जो पोलैरिटी होगी इस डॉट पे भी वही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस और माइनस होगा ना, तो इधर डॉट पे भी क्या होगा, प्लस, और यहाँ होगा माइनस। और नीचे अगर देखें, यहाँ पे डॉट, हमने डॉट नीचे है यहाँ पे सेकेंडरी में, तो जब यहाँ प्लस होगा तो इधर नीचे वाला प्लस होगा। सही है, ठीक है। तो ये डॉट कन्वेंशन है, ठीक है। डॉट्स की पोलैरिटी सेम होगी। अच्छा, और इसमें जो है, अच्छा, इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ द करंट्स एंड वोल्टेज ऑन द प्राइमरी सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अच्छा, जो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी, नॉर्मल डायरेक्शन जो पॉजिटिव करंट होगा प्राइमरी साइड में इनटू द वाइंडिंग होगा, यानी इनटू दी बाइंडिंग करंट को हम पॉजिटिव करंट ले रहे होंगे, और सेकेंडरी साइड में आउट ऑफ दी बाइंडिंग होगा। सही है। यहाँ पे देखें आप, प्राइमरी करंट क्या है, इनटू दी बाइंडिंग है ना, और यहाँ पे जो करंट है वो आउट ऑफ दी बाइंडिंग है। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस। सही है। तो करंट एंटरिंग अ डॉट इज इन फेज विद द करंट लिविंग द डॉट, द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज एट द डॉट्स इज सेम। जैसे ये देखें, ये दोनों वोल्टेजेस इन फेज हैं, बिकॉज ये डॉट प्लस है तो ये भी प्लस है, और यहाँ पे ये इन्वर्ट है 180 डिग्री, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस है, तो इधर इसका यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो देखें आपके, तो ये 180 डिग्री आगे आपकी आउट ऑफ फेज है। जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी के विद रिस्पेक्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। एलिमेंट्री ट्रांसफर कंसिडर एन एयर कोर कॉइल एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्स, ई.जी. इट ड्रॉज अ मैग्नेटाइजिंग करंट आई.एम. इट प्रोड्यूसेस अ टोटल फ्लक्स फाई। तो यहाँ पे आपने इस कॉइल के साथ एक सोर्स लगाया, आई.एम. करंट उसमें फ्लो हुआ और फ्लक्स पैदा हुआ। फ्लक्स क्या है जी, एक है फाई m1 जो कि इसके साथ लिंक कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, और दूसरा क्या है, लीकेज फ्लक्स जो कि लीक कर गया है, यानी वो कुछ फ्लक्स कॉइल में से लिंक कर गया, कुछ कॉइल में से लिंक नहीं किया। सही है। तो आगे चलते हैं। अ सेकेंडरी कॉइल इज ब्रॉट क्लोज टू द फर्स्ट वन, अ पोर्शन ऑफ द फ्लक्स फाई m1 ऑफ द फ्लक्स कपल्स द सेकेंडरी कॉइल द म्यूचुअल फ्लक्स, जिसको ये म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। अच्छा जी, एन एसी वोल्टेज 80 E2 इज इंड्यूस्ड। E2 जाहिर है, अब फैराडे लॉ अप्लाई होगा ना कि फ्लक्स चेंज हो रहा है आपका एसी की वजह से, कॉइल है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी है, कॉइल भी है और चेंज भी है, तो इन तीनों के नतीजे में क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो E2 जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। द फ्लक्स लिंकिंग ओनली द फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड द फ्लक्स लीकेज फ्लक्स फाई F1, ये आपका लीकेज फ्लक्स है। द फ्लक्स लिंकिंग ओनली द फर्स्ट कॉइल, यानी ऐसा फ्लक्स जो अपनी कॉइल से निकल के अपनी में वापस जा रहा है, दूसरे में से नहीं होके आ रहा। सही है, तो वो लिंक नहीं हुआ उसके साथ। ठीक है। द इम्प्रूव फ्लक्स कपलिंग क्या होता है कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग्स आयरन कोर वीक कपलिंग कॉजेज स्मॉल E2। जाहिर है, जो E2 पैदा हो रहा है वो किस कारण की वजह से पैदा हो रहा है, वजह क्या है, फाई एम वन। यहाँ पे अगर फाई M1 कम होगा, यानी कम फ्लक्स लिंक होगा, ज्यादा लीक कर जाएगा, तो E2 भी कम होगा, और अगर फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा E2 जनरेट होगा। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो और लिंकिंग जो फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सही है। तो ये बेसिकली इसमें साइंस है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इट हैज़ नो लॉसेज, कोर इज इनफाइनाइट, परमिएबल, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी कंप्लीटली लिंक टू द सेकेंडरी। ये आइडियल की बात हो रही है। आइडियल के केस में क्या है, सारे का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, और ये डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये E1 है और इधर ये क्या है, E2। अच्छा जी, इट हैज़ नो फ्लक्स, और E1 क्या है 4.44 FN1 5 मैक्स, और E2 भी क्या होगा 4.44 FN2 5 मैक्स, क्योंकि लॉसेस कोई नहीं है। तो अच्छा, अब इसमें फार्मूला क्या होगा कि जी E1 ओवर E2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। E1 ओवर E2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2, इसको हम A कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल a। टर्न्स रेशियो जी याद रखना, A क्या है, N1 ओवर N2, यानी जो प्राइमरी की टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी के टर्म्स। अगर मैं N2 ओवर N1 कर दूंगा तो वो 1 ओवर A हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। ठीक है, तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू A, तो I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 1 ओवर A। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। It has no losses, P1 is equal to P2, so E1 over E1 into I1 is equal to E2 into I2, तो I1 over I2 is equal to E2 over E1 is equal to N2 over N1, तो I1 over I2 is 1 over A। सही है, E1 over E2 is A
I1/I2 इज 1/A। जहां पे वोल्टेज ज्यादा हो रहे होंगे वहां करंट कम हो रहा होगा, जहां पे करंट ज्यादा हो रहा होगा वहां वोल्टेज कम हो रहा होगा। सही है, ये दोनों मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी। सही है, ये चीज है इसमें समझने वाली बात, जो ट्रांसफार्मर की जो थ्योरी है। ये देखें, ये आपके पास एक लगा हुआ प्रैक्टिकल इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जनाब। ये आपका I1 है। ठीक है, सर्किट सिंबल फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर TXF I1 I2। ठीक है, अगेन प्राइमरी में करंट इनटू नॉर्मल होगा और सेकेंडरी में करंट आउट ऑफ द वाइंडिंग नॉर्मल करंट होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखें E1 और E2 इन फेज हैं, I1 और I2 उसके साथ आउट ऑफ फेज हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें EAB ECD और I1 और I2। सही है, और ये टर्न्स रेशियो है N1/N2 जो कि A के बराबर है। वोल्टेज रेशियो क्या है कि जी Z इज इक्वल टू E2/I2। E2/I2 जाहिर है ओम्स लॉ अगर आप लगाएं, ओम्स लॉ E2/I2 वोल्टेज बटा करंट इज इम्पिडेंस। ठीक है, तो उसको आप Z कहते हैं। इसी तरह जो इनपुट साइड की इम्पिडेंस है वो है ZX E1/I1। सो E1/E2 इज इक्वल टू A। सो E1 इज इक्वल टू A इंटू E2। सही है, A क्या चीज़ है, N1/N2 है ना, तो E1 इज इक्वल टू A इंटू E2। सही है, I1/I2 इज 1/A। सो I1 इज इक्वल टू I2/A। अच्छा, अब आप ZX में ये पुट करने वैल्यूज, Z इज इक्वल टू E2/I2। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पुट करूँ E2 इज इक्वल टू E2 किसके बराबर है, यहाँ ये देखें ZX इज इक्वल टू ZX, ये वाला जो ZX डेट इज इक्वल टू E1/I1। तो E1 इज इक्वल टू AE2 और I1 इज इक्वल टू A2/A। ठीक है, अब ये A ऊपर चला गया तो ये क्या बन जाएगा A स्क्वायर इंटू Z। E2/I2 क्या बन गया Z। बेसिकली ये इम्पिडेंस हम निकाल रहे हैं, ये वही वाली बात है कि मैंने शायद आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इम्पिडेंस रिफ्लेक्शन के, अब ट्रांसफार्मर से इस तरफ की जो इम्पिडेंस होगी उसको अगर हम इधर देखना चाहें ना तो बेसिकली वो टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही होगी। सही है, मसलन फॉर एग्जांपल टर्न्स रेशियो आपकी 100 है और Z आपकी 1 ओम है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से देखोगे अपनी इम्पिडेंस को इधर से देखोगे तो वो आपको 100 का स्क्वायर इंटू 1 ओम नजर आएगी। देखिए 1 ओम की Z है उस तरफ लगी हुई है, टर्न्स रेशियो कितनी है 100। तो आप उस रेजिस्टेंस को अगर इधर से देखोगे ना प्राइमरी वाइंडिंग से तो वो 1 ओम नहीं होगी, उसका इफेक्ट 1 ओम नहीं होगा, उसका इफेक्ट कितना होगा, स्क्वायर, टर्न्स रेशियो का स्क्वायर ज़रब 1 ओम। बात क्लियर होगी, यानी इसको हम कहेंगे इंपेडेंस रिफ्लेक्शन। यानी आप एक साइड की इंपेडेंस को दूसरी साइड पे लेके जा सकते हो, लेकिन फिर उसमें टर्न्स रेशियो ने अपना काम दिखाना है। टर्न्स रेशियो कहेगी मैं दस नहीं था, फिर समझ रहे हो बात को। यानी उसमें ऐसा नहीं कि एक ओम अगर पल्ली तरफ है सेकेंडरी साइड पे तो प्राइमरी साइड पे भी वही होगी। हाँ, अगर टर्न्स रेशियो सेम है फिर सेम है, क्योंकि ये मान होगा उसमें। अगर टर्न्स रेशियो डिफरेंट है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक तरफ आप इतनी ओम की लगाओ दूसरी तरफ भी उतनी नजर आए, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो उसमें क्या चेंज आएगा, टर्न्स रेशियो की वजह से। तो ये फार्मूला इसको देख लो कि ZX इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू Z। ZX इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू Z। अब ये देखें ये Z आपकी लगी हुई सेकेंडरी पे, लेकिन अब आप देख कहां से रही हैं, प्राइमरी साइड से, तो क्या होगा N1/N2 का स्क्वायर इंटू Z। सही है, तो ये आपका बन जाएगा ZX इज इक्वल टू A स्क्वायर Z। Impedances located on the secondary side of a transformer can be located to the primary side. The circuit configuration remains the same, series or shunt connected, but the shifted impedance values are multiplied by the turns ratio squared. Turns ratio squared, ठीक है। 1000 ohm resistance on the secondary side of a transformer appears as a 40 ohm resistance on the primary side। one देखा ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आपने सेकेंडरी पे कितनी लगाई है 1000 ओम की, तो जब उसको प्राइमरी से साइड से देखेंगे तो अब क्या होगा, N1 क्या है 1 और N2 क्या है 5, तो 1/5 का स्क्वायर, ठीक है 25 आ जाएगा। तो 25 से डिवाइड हो जाएगा आपका 1000, तो कितना आता है ये 40 ओम। सही है, तो 1000 ओम के रेजिस्टेंस आपने सेकेंडरी पे लगाए, लेकिन अगर उसको प्राइमरी से देखेंगे या मीटर से कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितनी आएगी 40 ओम आएगी आपकी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। The voltage across each element increases by factor A. Voltage through each element, current through each element decreases by factor A. Voltage बढ़ जाता है A से, और आपका जब इम्पिडेंस आप शिफ्ट कर रहे हैं, और करंट आपका डिक्रीज कर जाता है। ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब ये देखें, जैसे ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा है और इसकी टर्न्स रेशियो देखें क्या है A:1, ठीक है, N1/N2 इज इक्वल टू A बेसिकली।
और ये अब आपकी इम्पिडेंसेस लगी हुई हैं। अब आप क्या करते हैं, इसको इधर मूव कर लें Z2 को, तो ये शंट में थी या सीरीज में थी, ये वैसी रहेगी इधर आके भी, ठीक है। ये जैसे अब शंट में ये इधर आके भी वैसी रहेगी, लेकिन अब होगा क्या इसमें, ये हो जाएगी ये आपकी क्या आ रही है इसमें, ए स्क्वायर इंटू Z2, ए स्क्वायर इंटू Z2 आ गई। और वोल्टेज जो इसके क्रॉस पहले आ रहे थे, अब जब इधर आपने शिफ्ट किया तो हो गया ए इंटू E2, ए इंटू E2। और जो करंट I2 था, करंट डिक्रीज होके क्या हो गया, I2 ओवर ए, I2 ओवर ए। ये मैं फिर पढ़ देता हूं आपको। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ए, ठीक है, और करंट थ्रू ईच एलिमेंट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ए, सही है। अच्छा जी, अब दूसरे डायग्राम पर आ जाएं। अब इसको इधर लेके जाएं जरा, अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं, ये सीरीज में लगी थी, ये सीरीज में ही रहेगी। अब क्या हो जाएगा, अब ये Z3 ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू Z3 और ए इंटू ये क्या है E3 और I3 ओवर ए हो जाएगा, सही है। ए स्क्वायर Z3 और I3 ओवर ए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, इसको इधर लेकर आए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर Z4 और I4 ओवर ए और E4 इंटू ए, सही है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, जीरो करंट रह जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, ओपन हो गया सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जीरो करंट, क्या हो गया, जीरो। तो ये जनाब आपकी इम्पिडेंस शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग इम्पिडेंसेस टू प्राइमरी साइड, क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शिफ्टिंग इम्पिडेंस, इफ द ऑल द इम्पिडेंसेस आर शिफ्टेड टू द प्राइमरी साइड द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम, वोल्टेजेस आर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट। जैसे ये देखें, इसको हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर Z2, ए स्क्वायर Z3 और ए स्क्वायर Z4 यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। शिफ्टिंग इम्पिडेंस टू द प्राइमरी साइड। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली करंट इन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी इज जीरो, आइडियल ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चूंकि करंट जीरो हो जाएगा ना, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर पहले इधर लगा हुआ था ना, अब आपने इसको सारा इधर ले गए हैं, यानी सारी इंपेडेंसेस उधर ले गए हैं, हिजरत हो गई है। तो अब चूंकि यहाँ पे करंट जीरो है तो पीछे भी करंट जीरो ही होगा, तो इसलिए आप इसको, करंट जीरो का मतलब क्या है कि ओपन है, उसको उतार दो, ओपन हो गया, वो बेकार हो गया, उसको निकालो, सही है। तो इसको अगर हम निकाल दें तो वही सर्किट, ये वाला जो सर्किट है आपका क्या बन जाएगा, फिर ये सर्किट आपका बन जाएगा, ये वाला, ये आपका ये वाला सर्किट बन गया, यही सर्किट आपका ये चीज़ बन जाएगी फिर, सही है। अच्छा जी, आगे चलें। इम्पिडेंस ऑन द प्राइमरी साइड कैन बी मूव टू द, अच्छा, शिफ्टिंग इम्पिडेंस टू सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड पे अगर आपने मूव करना है तो क्या होगा, कैन बी मूव टू द सेकेंडरी साइड इन द रिवर्स मैनर, द इम्पिडेंस वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो स्क्वायर्ड। देखिए अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, क्यों, N2 1 है, N1 A है, तो N2 ओवर N1 क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए, यानी आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहे हो ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए का स्क्वायर, 1 ओवर ए का स्क्वायर ज़रब जो प्राइमरी की इंपेडेंस है ये है, ठीक है। तो Z2 इज इक्वल टू ZX ओवर ए स्क्वायर, वेयर वोल्टेजेस आर डिवाइडेड बाय ए एंड करंट्स आर इंक्रीज्ड बाय ए, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये देखें आपका, अब इस इंपेडेंस को इधर अगर आप शिफ्ट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, Z1 ओवर ए स्क्वायर I1 इंटू ए और E1 ओवर ए, ये देखें E1 ओवर ए, Z1 ओवर ए स्क्वायर ए इंटू I1, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। हाँ, ये देखें, इसमें भी अब देखें करंट जो है यहाँ पे हम ये कहेंगे, चूंकि वोल्टेज सोर्स यहाँ से है ना, वोल्टेज सोर्स यहाँ से करंट सप्लाई, ये वाला करंट जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आप इस ट्रांसफार्मर को उड़ा दें, हटा दें, तो ये सर्किट आपका ये चीज़ बन जाएगी, ई जी ओवर ए, Z1 ओवर ए स्क्वायर, Z3 Z2 Z4, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इफ ऑल द इम्पिडेंसेस आर शिफ्टेड टू द सेकेंडरी साइड द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम, इम्पिडेंस वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट डिक्रीजेस बाय ए। जैसे इसको जो है, अब ये वही है जो पीछे हमने स्टेप, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। करंट थ्रू ईच एलिमेंट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ए, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट, कॉन्सिक्वेंटली द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज जीरो एंड आइडियल ट्रांसफार्मर इज रिमूव। तो ये आपका ये छोटा सा सर्किट रह जाएगा फिर, सही है। एग्जाम्पल आप करते हैं जी। सिंगल फेज पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अच्छा जी, एग्जाम्पल ज़रा रजिस्टर वगैरह ओपन कर लें अपना प्लीज़। सिंगल फेज पावर सिस्टम है, सिंगल फेज, ठीक है। 480 वोल्ट्स हैं और 60 हर्ट्ज जनरेटर है, सप्लाइंग अ लोड ऑफ 4 + 3 ओम 3J, ठीक है। अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द इम्पिडेंस इज
Z इज इक्वल टू 0.18 प्लस J 0.24। जी, तो ये जनाब आपका सर्किट बन गया। इसमें सोर्स है आपका 480 एंगल 0 डिग्री, और उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन आ गई और साथ में आ गई लोड आ गया। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज द वोल्टेज एट दी लोड एंड? लोड एंड पे बताएं वोल्टेज क्या होगा, वही सर्किट का असूल लगाएं। ये वाला इसको Z2 समझे, इसको Z1 समझे, तो VL इज इक्वल टू Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 इंटू वी इन। यही होता है ना वोल्टेज डिवाइडर लॉ, ऐसे ही है। तो V2 अब इसमें आपका ये Z2 क्या है, 4 प्लस 3J डिवाइडेड बाय इनका सम टोटल, वो जो नीचे आपने लिखा है 4.18 प्लस 3.24J मल्टीप्लाइड बाय 480। इसका आंसर निकालेंगे, वो वोल्टेज इधर आ जाएंगे आपके, सही है। तो वो हम देखते हैं कितना, 480 ओवर 0.18 प्लस 4 प्लस J। तो ये आपका आंसर ही देखो, पोलर में इसने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में पोलर कर लिया करें, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कॉन्जुगेट फॉर्म कर लिया करें, वो ज़्यादा इजी रहती है, सही है। अच्छा जी, तो आई लाइन आपका आ गया 90.8, एंगल कितना आ गया? अच्छा, एंगल क्या आ रहा है, माइनस का एंगल आ रहा है, -37.8। ये क्या शो करता है, करंट लीडिंग है या लैगिंग है? करंट लैग कर रहा है, माइनस है ना, करंट लैग कर रहा है। देखें वोल्टेज का एंगल है 0, यानी वोल्टेज का वेक्टर ये है फेजर 0 पे, 0 है ना। करंट का माइनस में है, कितना माइनस में है? 37.8 डिग्री लैग कर रहा है करंट। ये इंडक्टिव सर्किट है, आरएल सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव नहीं है। प्योरली इंडक्टिव होता तो ये 90 होना था, ये आरएल है, ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये आरएल सर्किट है आपका। अच्छा, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इसका cos फाई ले लें, और साथ आप क्या लिखेंगे, लैगिंग। पावर फैक्टर के साथ लिखा होता है लीडिंग या लैगिंग। लीडिंग का मतलब है कैपेसिटिवनेस है उसमें, और लैगिंग का मतलब है उसमें इंडक्टिवनेस है। अच्छा, तो ये आपका आई आ गया। आई के बाद आपने देखें इस तरह करना है, इस तरह कर लें या ऐसे कर लें, पहले टोटल करंट निकाल लें सर्किट में, और फिर उसके बाद V इक्वल टू आई आर लगा लें। इसने ऐसे किया हुआ है, यानी इसने जो VL इज इक्वल टू आई आर। जी, तो इस तरह से आपने जनाब पहले करंट निकाल लिया, उसके बाद आप V लोड इज इक्वल टू आई आर लगा के निकालें, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप वोल्टेज डिवाइडर लॉ, Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 इंटू जो है V इन, ये वाला इस तरह भी निकाल सकते हैं। क्या आंसर आएगा? अच्छा, लॉसेज अगर हमने निकालने ट्रांसमिशन लाइन को, तो लॉस किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है ना। तो आई स्केयर आर आपने कर देना है। तो आई स्केयर आर, आर आई का मैग्नीट्यूड देखें इधर कितना आया था आपका, 90.8 का स्केयर इंटू 0.18 ओम। ट्रांसमिशन लाइन, सही है। ये सिर्फ इससे यहाँ पे जो लॉस होगा, समझ आ गई, ठीक है। तो ये अच्छा, और उसके बाद इसके कैलकुलेट करें, 90.8 ज़रब 0 स्केयर आई स्केयर आर, ठीक है, 0.18 ये आता है 1484 वाट, यानी 1.484 किलोवाट, सही है, 1.484 किलोवाट। अच्छा जी, अगला एग्जांपल देखते हैं जी। 1:10 स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज प्लेस्ड एट द जनरेटर। इसका ए बताएं कितना, ए क्या होगा इसका, 1:10 का ए क्या है, व्हाट इज ए, क्या है, नंबर बताओ ना, ए क्या है इसमें, ए इज इक्वल टू 10, 0.1, ए इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि वो 1/10 है ना, 0.1 एट द जनरेटर एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अ 10। अच्छा, अब ये देखो, ये जरा समझ नहीं, ये देखो, ये बड़ा अच्छा है, एक प्रॉब्लम है। अब वही ट्रांसमिशन लाइन है, अब यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लग गया ऐसे जैसे पावर सिस्टम में होता है, और इधर भी एक ट्रांसफार्मर लग गया। यहाँ पे कौन सा लगा होगा, स्टेप अप टू इंक्रीज वोल्टेज फॉर रिड्यूसिंग करंट। और फिर यहाँ पे जब लोड साइड पे पहुंचे तो फिर उसको स्टेप डाउन करना है, ठीक है। तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे तो इससे अब करंट ज़रा ऊपर आ जाएगा। तो अब दो ट्रांसफार्मर लग गए, 1:10 इधर और 10:1 इधर। व्हाट विल द लोड वोल्टेज बी नाउ? अब लोड वोल्टेज क्या होगा? अब देखो इसमें जो है आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इस वोल्टेज को इधर पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर लगा के फिर इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, सही है। तो ये इस तरह से अब होगा, क्योंकि इसमें ड्रॉप भी तो होगा ना। आप 480 ऐसे नहीं कह सकते, 480 को आप जब उधर लेके जा रहे हैं तो उसको वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से ज़रब देके आगे कर दें, नो, इसमें लॉस भी होगा, इसमें क्या होगा, लॉस, ठीक है। तो आगे देखते हैं वो कैसे इसको करना है। ट्रांसफरिंग द लोड टू द प्राइमरी साइड 10:1, ठीक है। अब इसमें देखें, ट्रांसफरिंग द लोड टू द प्राइमरी साइड, लोड को लेफ्ट को मूव कर रहा है,
तो ए स्केयर से ज़रब दे दी उसने 10 डिवाइडेड बाय 1 स्केयर, बेसिकली ए 10 है ना यहाँ पे, इसका आपका ए 10 है यहाँ पे 0.1 है, इधर ए 10 है, सही है। तो 10 डिवाइड बाई 1 का स्केयर इंटू 4 प्लस J3, तो ये आ गया 400 प्लस J300 टोटल इम्पेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा ये वो तकरीबन यही निकलेगी। उसकी वजह पता है क्या है कि 400 है और 300 है, उसमें अगर आप ये पॉइंट ऑफ वाली ऐड भी कर देना तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्रिसाइजली आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। 400 ये बन जाएगी 400.18, ठीक है, और ये बन जाएगी आपकी 300.24, ये बन जाएगी बेसिकली एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बल्कि की हुई है बल्कि उसने कैलकुलेट, तो Z इक्विवेलेंट इज 400.18, जे आपका आ गया 300.24। टोटल इंपेडेंस रिफ्लेक्टेड टू द जनरेटर साइड, अब फिर जनरेटर साइड पे ले जाए, अब उसको 1/10 के स्केयर से ज़रब दे दें तो ये उतनी ही आ गई 4 प्लस J3। उसकी वजह कि ट्रांसफार्मर की रेशियोज हैं कि एक तरफ 10:1 का है और एक तरफ 1:10 का, डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो अच्छा, तो 4 प्लस J3 ही बनता है, ठीक है। तो ये Z टोटल, तो यहाँ से आप जो है क्या निकालेंगे इसका, यहाँ से आप करंट निकाल लें, यहाँ पे देखो करंट निकाला 480/5 इंटू एंगल 36.88, तो ये आपका करंट आपका आ गया 95.94 इंटू एंगल -36.88। आई लाइन, अच्छा ये आई जी आ गया, आई जी। अच्छा आई जी को अब इधर शिफ्ट करें, अब आप सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमें पता था करंट को ज़रब देते हैं और वोल्टेज को तकसीम करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। तो इसमें करंट को ज़रब कर दिया उसने ए जी, यानी 1/10, देखो इसमें ए क्या है 0.1 या 1/10 ए जी, तो ये आपका आ गया 9.594 एंगल -36.88। और अब लोड पे जब लेके जाएंगे तो फिर आप इसको ए से ज़रब देंगे, अब ए कितने 10 टाइम्स है, तो ये उतना ही आ जाएगा 95.94। तो आई लोड क्या होगा जी, ए इंटू आई लाइन। ये समझ आ रही है क्या हो रहा है, ए से क्यों ज़रब दे रहे हैं, क्योंकि हम करंट को शिफ्ट कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखें, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये देखें ज़रा इसको, कि ये देखें AI1 नहीं हो गया, AI1, ठीक है। करंट जब प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाते हैं तो करंट ज़रब खाता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, सही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फिनोमिनन हो रहा है। अच्छा जी, तो ए जी और ए लाइन से आपका निकला है आई लोड, और अब वी लोड निकाल लें। वी लोड कितना होगा आपका, V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाएं, 95.94 एंगल -36.88 इंटू आर कितना इधर 4 प्लस J3 है, तो ये आपका आ गया 479.7 एंगल -0.01। अच्छा देखें इसमें वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया, अगर आप देखें कितना हो गया, पहले 480 था ना उस तरफ, अब कितना है 479.7। अब ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस भी आप निकाल सकते हैं, आई स्केयर आर, तो 9.594 का होल स्केयर इंटू 0.18, क्योंकि इसमें ये वाला करंट से आप इसको ज़रब दें 9.594 आई लाइन, ये देखें ये आई लाइन जो आपका आ रहा है, ये वाला आई लाइन, ये रहा 9.594, इसका स्केयर करें ज़रब 0.18, और अब इसमें लॉस देखिए कितना आ रहा है 16.6 वाट, ये पॉइंट भाई है सर, कितना लॉस आ रहा है 16 शरीर, पहले कितना लॉस आ रहा था 1.414 किलोवाट, बात समझ रहे हो, फ़र्क पता चला। देखें पहले लॉस जो कैलकुलेट किया था वो कितना आ रहा था, सादा सर्किट था एक हमारा, ये सादा सर्किट है ना, बात समझ आ रही है। ये इसमें हमने कैलकुलेशन की सीधी आसान सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मुझसे। तो पावर कितनी आ रही है 1484। अब हमने क्या किया कि हमने ट्रांसफार्मर लगा दिए सोर्स साइड पे भी और लोड साइड पे भी, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा हो गया हमें, उससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारी जो पावर के जो लॉस थे वो रिड्यूस हो गए, कितने हो गए 16.6 वाट, यानी पी लॉस। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना पावर सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जनरेटर वहाँ पे उसको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो जनरेटर के साथ लगा होता है ना जनरेशन पे, जनरेटिंग उसको पावर पीटी कहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये जो आपके घरों में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सही है, बात समझ आई। इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है पीछे पावर सिस्टम पे, कि आपकी जो है लाइन लॉसेस कम हो रहे हैं ना, लाइन लॉसेस आपके कम हो रहे हैं, सही है। तो 16.6 watt transmission losses are reduced by 98.8%, voltage at the load end increased from, अच्छा हाँ एक और भी चीज़ भी देखें ज़रा,
सादे सर्किट में वोल्टेज क्या आ रहा था, वी लोड 454 एंगल 0.9 ये आ रहा था ना, इस पे लगा के अभी हमने किया। अब इस पे अब कितना आ रहा है, अब तो ये हमने कैलकुलेट नहीं किया था, 479.7 एंगल -0.01, यानी पहले वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप कर रहे थे सादे सादे सर्किट में, लेकिन ट्रांसफार्मर की बरकत से, इसकी फ़ायदे से अब वो आपकी लॉसेस भी कम हो गए और लोड प्रोफाइल, लोड वोल्टेज प्रोफाइल भी इंप्रूव हो गया। जो इतने ड्रॉप हो रहे थे आपके 454, अब वो वापस 479 पे चले गए हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। तो ये हम ट्रांसफार्मर्स ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी मशीन में स्टार्ट ही हमने यहीं से लिया है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे इंडक्शन मोटर्स वगैरह पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।